Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fit and fine. Today, our topic is formation of a company. Second point, document to be filed with registrar. हमने प्रमोशन किया था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की हम कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या हम काम करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसके बारे में आज हम करने जा रहे हैं। Document to be filed with registrar along with the application. The following documents are to be filed. First, memorandum of association. Second, article of association. Third, information about registered office. Fourth, list of directors. And fifth, written consent of directors. Memorandum of association हर कंपनी के एक डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी अपने आप का कॉरपोरेशन या हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नहीं करा सकती। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ये होता क्या है, इस वो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारी अथॉरिटी की लिमिट जो लिखी होती है कि वो किस हद तक किस सीमा में रहकर काम करेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं। The memorandum of association has certain basic point and on the basis of them companies incorporation is permitted. तो इसमें वो बेसिक पॉइंट होते हैं जिसके लिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए परमिशन दी जाती है। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 एंड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 पीपल शुड साइन दिस डॉक्यूमेंट। अब देखो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपके अथॉरिटीज है कि आपकी क्या क्या किस सीमा के अंदर रहकर किस लिमिट के अंदर आपको जो आपकी अथॉरिटी है क्या आप काम करना चाहते हैं, तो ये चीज जो है अब जो डायरेक्टर जो हमारे मेंबर होंगे, हमारे मेंबर कौन होंगे, अगर मिनिमम की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, तो उनके सिग्नेचर जो है उस डॉक्यूमेंट पर मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर होने जरूरी हैं। ईच सिग्नेटरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर ईच। और जो भी सिग्नेचर करने वाला पर्सन है उसने उस कंपनी का एक शेयर जो है वो जरूर लिया हो। दिस शुड कैरी द नेसेसरी स्टैम्प ऑल्सो। और उसके ऊपर जो है स्टैम्प भी जो है लगी होनी चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि कंपनी को क्यों बनाया, और साथ ही साथ ये लिखा कि कौन कौन जो है उस एक पर्सन की क्या क्या अथॉरिटी होगी, किस किस पर्सन की अथॉरिटी होगी और किस लिमिट में रहकर उनको काम करना है, वो लिमिट बताई जाती है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो रूल्स बताते हैं अपने, किस रूल्स गाइडलाइंस या जो भी वो रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और एक कंपनी को चलाने के लिए, तो उनके बारे में लिखा होता है। इन दिस डॉक्यूमेंट the rules are mentioned for fulfilling the objective mentioned in the memorandum of association and to run the company in a proper manner. The article of association should be printed and divided in paragraph. तो ये जो डॉक्यूमेंट है रूल्स को मेंशन करता है जो भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फुलफिल किए जाएंगे और एक कंपनी को प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए यूज किए जाएंगे। The article of association should be printed and divided into in
पैराग्राफ। तो जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वो प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए और पैराग्राफ में डिवाइड किया होना चाहिए। For a public company, it is not necessary to prepare the article of associations. पब्लिक कंपनी के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना जो है जरूरी नहीं है। इफ रिक्वायर्ड इट कैन एक्सेप्ट टेबल ए इन द प्लेस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर जरूरत पड़ती है तो टेबल ए जो है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसका वर्णन किया गया है वो जो है आप लगा सकते हैं। In this condition, while sending the memorandum of association to the registrar registered without the article of association should be mentioned. जब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास सेंड किया जाता है रजिस्टर्ड कराने के लिए तो विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि वो अगर विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करते हैं तो रजिस्टर्ड करने के लिए वो पर मेंशन जो है वो कर दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मींस हेड ऑफिस, जो भी आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, वो कौन सी जगह पर है, तो वो भी क्या है उसके पास रजिस्ट्रार के पास जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए 30 दिन से के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करने की। The information about the place and situation of the company's is registered office is also sent to the registrar office. This information has to be provided within 30 days of the registration. रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर उनको ये जो है, कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जो है पहले रजिस्ट्रेशन कराता है कंपनी का, उसके बाद ही जब उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मेरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, तब ही वो कोई जगह लेकर जो है वहां पर अपना हेड ऑफिस बनाना चाहता है या ऑफिस जो है बनाना चाहता है। तो उसके लिए कई बार वो काम पहले करता है, कई बार वो बाद में करता है। अगर वो काम पहले कर चुका है, रजिस्टर्ड ऑफिस ले चुका है या रेंट पे लेना है तो ले चुका है, तो उसकी सिचुएशन कहाँ पर वो है, प्लेस कहाँ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करानी होगी। अगर पर्सन ने अभी नहीं लिया है तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के वो देने के 30 दिन के अंदर ही उसको क्या है प्रोवाइड करनी होगी कि कौन सी जगह पर वो अपना हेड ऑफिस बना रहा है। फोर्थ पॉइंट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। A list of those individuals who have agreed to work as director of the company is sent to the registrar. तो एक लिस्ट जो भी इंडिविजुअल्स पर्सन की जो काम करने वाले डायरेक्टर की फॉर्म में या डायरेक्टर के वे में, तो उनका नाम भी क्या है रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है और उनका नेम के साथ साथ उनकी एड्रेस, अदर डिटेल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर मेंशन्ड। इन केस ए कंपनी दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी के केस में ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। पब्लिक कंपनी के केस में ये इंफॉर्मेशन भेजना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हमारा है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। Along with the list of directors, the written consent of these individuals should also be sent. लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ आपको उनकी रिटन कंसेंट भी जो है इंडिविजुअल्स की सेंड करनी चाहिए। इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी नो मच कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। तो जब प्राइवेट कंपनी के केस में लिस्ट डायरेक्टर की भेजना भी जरूरी नहीं है तो उनकी कंसेंट भी भेजना, रिटन कंसेंट भी, सहमति जो है वो भेजना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट सिक्स्थ पॉइंट आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। पहला नंबर तो क्वालिफिकेशन शेयर होता क्या है आप वो देखेंगे। It refers to those shares which under the provision of the act the directors are required to buy ensuring to have some stake in proposed company। ये वो शेयर हैं जो प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अंडर हैं, मीन्स
द डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बाय, डायरेक्टर को उनको परचेज करना पड़ता है। कंपनी को प्रपोज करने के लिए पहले डायरेक्टर जो है उन शेयर्स को लेता है, तो वो शेयर्स जो है क्वालिफिकेशन शेयर्स कहलाते हैं। Along with the written consent of the directors, another information is also sent in, which promise is made by the director to take qualification share and making payment for these shares. In case of a private company, no such information is required to be sent. तो देखो डायरेक्टर से रिलेटेड जब सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो रिटन कंसेंट की बात थी, चाहे हमारी डायरेक्टर्स के नेम की और एड्रेस की बात थी, और साथ ही साथ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए गए क्वालिफिकेशन शेयर्स की बात है, तो सिर्फ ये प्राइवेट कंपनी के केस में बिल्कुल नहीं होगा, पब्लिक कंपनी के केस में होगा, सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में होगा, ध्यान रखना। तो नेसेसरी दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी में भी, लेकिन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर उस पर्सन ने कितने के वो शेयर्स परचेज किए हैं और क्या उसने पेमेंट की है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कराएंगे। 7th पॉइंट हमारा है प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल। If the company is managed by directors, managing directors, managers, secretaries, and treasurer, then a copy of the contract with them is filed in the office of the registrar. अब मैनेज किसके द्वारा की जा रही है, चाहे वो डायरेक्टर के द्वारा की जा रही है, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा की जा रही है, या सेक्रेटरी या ट्रेजर जो भी उनके हैं पर्सन, उनकी भी एक कॉपी जो है कॉन्ट्रैक्ट की कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कितने साल वो हमारे साथ रहेंगे, कितना टाइम वो हमारे साथ ये काम करेंगे, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी कॉपी भी जो है वो ऑफिस में सबमिट करानी होगी। किस केस में? ओनली पब्लिक कंपनी के केस में। 7th पॉइंट हमारा यही था। और 8th पॉइंट जो है हमारा स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। अब जब सारा कुछ आपने सबमिट करा दिया है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन इज सेंट टू द रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग दैट ऑल द स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन हैव बीन कंप्लीटेड। मींस आपने जो भी कानूनी कार्यवाही करने के, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टैच्यूटरी वैधानिक जो भी हमारे लीगल आपने फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी कंप्लीट कर ली हैं, तो वो आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ कानून की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो जो एक लीगल जो है एक सर्टिफिकेट बनवा कर जो है उनको देना होता है, तो जिससे हमारी ये क्लियर हो जाता है कि हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी कर ली हैं। 3rd पॉइंट हमारा है, ये तो था कि रजिस्ट्रार के पास क्या क्या सबमिट कराना है ना। तो 3rd पॉइंट हमारा क्या है, फीस भी देनी है। पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस अलोंग विद द अबव डॉक्यूमेंट ए प्री डिटरमाइंड फी इज आल्सो सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो साथ में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके साथ जो फीस होगी वो भी क्या है, हम रजिस्ट्रार को सेंड करेंगे। दिस फीस पर द सेक्शन 611 ऑफ द कंपनी एक्ट, मतलब 611 के कंपनी एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है जो फीस वहां बताई गई है उस फी को वहां पर डिपॉजिट कराना होता है। दिस फी इज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट विद द आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अकाउंट में डालना है और आरबीआई से। The rate of fee are given in 10th schedule of the Indian Company Act। तो जो गिवन जो फी है वो गिवन है कहाँ पर, इंडियन कंपनी एक्ट के 10th schedule में। After completion of the above formalities, the registrar check the and inspect the document related to incorporation of the company. If he is satisfied with the completion of all the legal formalities, the certification of incorporation, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे को CIN नंबर दे देते हैं। CIN क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इज इशू टू द कंपनी।
तो वो जो है हमको नंबर दे देते हैं कि आप जो है कंपनी खोल सकते हैं, अगर वो हमारी सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक कर लेते हैं और उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो हमारे कंपनी के नाम पर CIN जो है दे देते हैं हमें, जैसे कॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी नंबर कि आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, वो जो है दे दिया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराती है या नहीं कराती है तो क्या इफेक्ट होता है इसका। इनकॉर्पोरेशन के इफेक्ट, कंपनी बिकम एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो उसका एक अलग अस्तित्व जो है इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड वाली कंपनी, लाइसेंस वाली कंपनी जैसे हम कह देते हैं, तो ये बन जाती है। सेकंड है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट एज ए प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो इन फ्यूचर कभी कोर्ट में आपको प्रूफ जो है आपके कॉर्पोरेशन का दिखाना पड़े तो आप इजिली दिखा सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें, कंपनी बिकम एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट्स आइडेंटिटी इज कंसीडर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो एक इसको लीगल हम कह सकते हैं कि सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है, जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है ये बन जाती है, ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पर एसेट्स परचेज कर सकती है, अपनी स्टैंप से अपने सिग्नेचर का यूज करके कर सकती है। आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी बिकम परमानेंट, तो ये जो आइडेंटिटी है परमानेंट के लिए बन जाती है, मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन कंपनी जो है वो चलती ही रहती है। A private company can start its business just after receiving the certificate of incorporation। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टार्ट करती है अपना बिजनेस, तभी स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उसको रजिस्टर्ड ऑफिस से या रजिस्टर्ड उसी कंपनी को कर दिया जाता है, जब उसको रजिस्टर्ड का या फिर हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब कैपिटल क्या से, अब काम करने के लिए कैपिटल भी जरूरी है, बिजनेस चलाने के लिए अभी तो बस खड़ा किया है हमने, क्या किया है उसकी लाइसेंस ही बनवाया है, लेकिन काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी which does not have share capital can commence its business just after getting incorporated। The capital subscription stage and commencement of business stage apply on to the पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में कि कंपनी जो है जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेती है तब तक वो शेयर के लिए शेयर इशू नहीं कर सकती है, शेयर कैपिटल से पैसा नहीं ले सकती है। लेकिन जैसे ही उसका रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद क्या है वो शेयर इशू कर सकती है और जो है अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है। अंडर अंडर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ए प्रमोटर हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कलेक्ट द रिक्वायर कैपिटल। अब उसको बिजनेस को चलाने के लिए कितनी कैपिटल की नीड है, एक प्रमोटर जो है वो बताता है डिफरेंट डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज से। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक ऑन वन कंपनी ऑफ दिस इज सेंड टू द रजिस्ट्रार। तो उसको अब पैसा चाहिए, तो पैसा देखो अब कंपनी को चलाने के लिए पर्सन के पास खुद के जो पैसे थे, मान लीजिए वो बहुत बड़े लेवल पर करना चाहता है तो उस पर्सन के पास जो है पैसे नहीं है खुद की इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोगों से चाहते हैं कि लोग जो है शेयर के वे में उनसे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए उनको लोगों को अप्लाई, पब्लिक को क्या है अप्लाई करने के लिए प्रोस्पेक्टस छपवाने पड़ते हैं। प्रोस्पेक्टस मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जैसे हम स्कूल का एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज का एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म फिल करते हैं और उस प्रोस्पेक्टस में हमें स्कूल के बारे में, कंपनी के बारे में जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, सेम वैसे ही
कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के सारे कामों के बारे में, और हम कह सकते हैं कि कंपनी लीगल है या उसने जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और उसके डायरेक्टर्स के नेम, एड्रेस, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें लगी होती है। तो उसके पीछे जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है पब्लिक को इनवाइट किया जाता है उससे कि वो हमारे कंपनी में पैसा लगाएं और हमारे शेयर्स को परचेज करें। हम क्या करते हैं, वो उनको वो सर्टिफिकेट, शेयर के नाम के जो सर्टिफिकेट होते हैं, वो कंपनी जो है वो किसको दे देती है, जो पब्लिक पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, उस शेयर के बदले में वो हम कह सकते हैं वो शेयर लेंगे और हमें उसके बदले में मनी जो है वो देंगे, और उस मनी से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा, आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जानते थे। तो मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल इजी एग्जांपल दी कि जैसे स्कूल का प्रोस्पेक्टस सबने देखा है, तो उसी तरह से सेम वही चीज जो है इसमें भी होती है। लेकिन वहां आप एडमिशन लेने के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए आप शेयर परचेज करने के लिए वो काम करेंगे कंपनी के केस में। तो जो आप ये देखेंगे कि द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, अब कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू करने हैं ना जनरल पब्लिक को, तो पहले उसकी एक कॉपी जो है वो कहाँ देनी होगी, रजिस्ट्रार के पास। और उसमें अब इंफॉर्मेशन दी होगी कि पैसा कौन रिसीव करेगा, तो पैसा जो है वो बैंकर रिसीव करेगा। बैंकर मीन्स जो भी हमारा जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, हम क्या है उसी बैंकर को जो है हम अमाउंट लेने के लिए एक डेट बना देंगे, सेट कर देंगे कि इस डेट तक पैसा जो है वहां सबमिट हो जाना चाहिए। द बैंकर रिसीव द एप्लीकेशन फॉर शेयर, शेयर जो पर्सन जितने शेयर लेना चाहता है, कोई 10 शेयर लेना चाहता है, कोई 1000 लेना चाहता है, कोई 2000 लेना चाहता है, तो हम उसमें हमारे को हम सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं। इशू करना मीन्स दे रहे हैं लोगों को, और लोग जो हैं उसमें से कितने के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो कई बार एप्लीकेशन ज्यादा भी मिल सकती हैं, कई बार कम भी मिल सकती हैं, वो आपकी बात की बात है। If the company receive minimum subscription, the minimum amount which has been given in prospectus receivable from the sale of share, then the director pass the proposal of allotment and allotment letter is sent to the applicants. तो यहाँ पर एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी जो है अपने शेयर की वैल्यू 100 रुपए रख रही है, एक शेयर 100 रुपए का। तो जब कंपनी एक शेयर 100 रुपए का रख रही है, तो वो 100 रुपए इकट्ठे नहीं मंगाएगी, वो उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे मंगाएगी, वो ऐसे मंगाती है कि जैसे 20 रुपए उसने एप्लीकेशन पर मंगा दिए, मीन्स जब एप्लीकेशन दी उसके ऊपर, तो वो टुकड़ों में कर देती है। आप पहले देखेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे कि कैसे होता है। तो पहले मैंने कहा एक होता है हमारा एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितनी भी कॉल हो सकती हैं। मोस्टली जो है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ही होती है। सेकंड कॉल को, जो लास्ट वाली कॉल होगी ना, उसको हम फाइनल भी कह देते हैं। तो मान लीजिए सेकंड कॉल है तो वही हमारी लास्ट है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल आपने इसी को ही कह दिया। तो अब ये देखेंगे कि जब मनी मंगा रही है तो वो किस्तों में मंगाएगी। मान लीजिए 30 रुपए इसके मंगा रही है, 20 रुपए इसके मंगा रही है, 20 रुपए इसके मंगा रही है, और 30 रुपए फाइनल कॉल के। तो इस तरीके से जो है उसके 100 रुपीज जो है वो आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन जिस दिन लिखी है तो उस दिन सिर्फ 30 रुपए पर शेयर पर मंगाएगी। अब कोई पर्सन 100 शेयर के लिए लिख रहा है, तो 30 × 100, 30 × 100 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 3000। तो इतने के लिए जो है वो एप्लीकेशन लिखेंगे हमें। तो इस तरीके से वो मनी भी जो है 3000 वो सबमिट कराएगा। जो हजारों के लिए कर रहा होगा उसको हजारों रुपीस जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन 30 रुपए के हिसाब से। तो मिनिमम अमाउंट वो होगी जो प्रोस्पेक्टस में गिवन है कि आपको इतनी भेजनी होगी, और वो हमारी जो है उससे क्या है, अपने काम कंप्लीट करते हैं, जो भी उनको मनी चाहिए
जैसे कोई भी पेंडिंग मनी है वो सेंड कर सकते हैं, जो प्रोस्पेक्टस छपवाने के लिए यूज करना हो पैसा उस कामों में वो यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो है अलॉटमेंट की पैसे जो है वो मंगवाने की डेट और वो बता दिया जाता है, उसमें कुछ टाइम होता है 1-2 मंथ का। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि फिर उसके बाद अलॉटमेंट की मनी मंगाई जाएगी, फिर 1-2 मंथ के बाद जो है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की मनी मंगाई जाएगी, जो भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देन डायरेक्टर पास द प्रपोजल ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लेटर इज सेंड टू द एप्लीकेंट्स। तो अलॉटमेंट में कई बार ऐसा होता है कि पर्सन्स के ज्यादा अमाउंट के लिए, ज्यादा शेयर्स के लिए डिमांड कर रखी है, लेकिन हम इतने शेयर इशू ही नहीं करना चाहते, तो हम उनमें से कुछ पर्सन के सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम आपको, आपने 5,000 शेयर मांगे हैं तो हम आपको 1,000 ही शेयर दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनके शेयर्स को जब हम उनके अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है उनको अलॉट करते हैं, तो वहां पर अलॉटमेंट कहलाता है। तो उसके बाद ही कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाएगी। तो अलॉटमेंट जो है वो कर दिया, किस तरीके से किया, मीन्स जितने भी शेयर्स को वो देना चाहती है वो कर सकती है। उसके बाद उनसे फर्स्ट कॉल की मनी मंगाएगी, और जिन पर्सन ने एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा मनी सेंड की थी उनको भी रिटर्न कर देती है। एक्स्ट्रा मनी जैसे 5,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, कंपनी 1,000 ही शेयर दे रही है, तो 4,000 शेयर वो उनको नहीं दे रही है, तो उनकी मनी आई हुई है एप्लीकेशन की, तो वो वापस कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इफ द कंपनी is not able to receive the minimum subscription money within 120 days of issue the prospectus, अगर कंपनी जो है 120 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करने के मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मनी रिसीव नहीं करती है, तो वो क्या है, इट कैन नॉट अलॉट द शेयर, तो वो शेयर ही अलॉट नहीं करेगी, क्योंकि उसको वो मनी जो है रिसीव नहीं हुई है। और वो क्या करेगी, रिफंड कर देगी जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। मान लीजिए हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 लाख है, तो 1 लाख जो है वो रिसीव नहीं हुआ है, उसको 70,000 ही रिसीव हुआ है, तो वो फिर शेयर इशू करेगी ही नहीं, वो क्या कर देगी, सबके पैसे ही वापस कर देगी। लेकिन अगर उसको एक्स्ट्रा रिसीव हो जाती है तो वो वहां पर रिटर्न भी करती है। व्हेन ए पब्लिक कंपनी इनवाइट to the general public to purchase the share of the company, it cannot allow the share fill the receive of the public सब्सक्रिप्शन। तो जनरल पब्लिक जो है अगर परचेज कर रही है शेयर्स को एक कंपनी के, तो वो क्या है, अलॉट करते टाइम तब तक अलॉट उसको कर दिया जाएगा जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मनी जो है वो रिसीव हो जाती है। दिस मनी इज कलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, और ये मनी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मनी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए वो यूज करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोस्पेक्टस छपवाने में जो यूज हुआ पैसा करने के लिए, या कोई भी कंपनी के एसेट्स को परचेज करने के लिए, और कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडर राइटर को कमीशन देने के लिए, या फिर किसी से पैसा इन कामों के लिए आपने उधार लिया था तो उस बोरोड किया था, उस बोरोड को वापस करने के लिए, और जो है वर्किंग कैपिटल के लिए जो है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मनी का वो यूज कर सकती है। इफ एनी कंपनी विद शेयर कैपिटल इज नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, देन कंपनी मस्ट सेंड ए स्टेटमेंट इन लियो ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब पब्लिक कंपनी को ही प्रोस्पेक्टस छपवाने की नीड होती है, तो अगर वो प्रोस्पेक्टस नहीं छपवा रही है तो प्रोस्पेक्टस की जगह पर उसको ए स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस जो है वो छपवाना पड़ता है, और उसकी कॉपी भी क्या है, रजिस्ट्रार के पास 3 दिन के अंदर जो है एडवांस में भेजनी होती है, और जो भी शेयर्स और डिवेंचर के लिए वो कर रहे हैं। आफ्टर दिस द कंपनी हैज टू कंप्लीट द अलॉटमेंट रिलेटेड जनरल प्रोसीजर लाइक सेंडिंग अलॉटमेंट लेटर, इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट। तो जैसे सारी काम जो है कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके बाद शेयर को इशू कर सकते हैं और उनको अलॉटमेंट लेटर जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होती कितनी है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट द लिमिट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू। जो भी इशू कर रहे हैं उसके 90% के बराबर, 90% होना चाहिए, तो 90% के बराबर जो है उसकी अमाउंट जो है वो इशू हो जाती है, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनके पास आ जाता है,
तब ही वो शेयर को इशू कर सकते हैं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर अमाउंट नहीं आती है, जो कि इशू के साइज के 90% के बराबर है, तो नहीं आती है, तो वो उन शेयर्स को इशू भी नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर क्या होगा, बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बट ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस अंटिल इट ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। तो एक प्राइवेट कंपनी तो जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही कमेंसमेंट कर सकती है, क्योंकि उसको शेयर का जो है इशू करने की, पब्लिकली वो शेयर इशू नहीं कर सकती है, तो वो काम नहीं करना होता। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जो है शेयर इश्यू करने, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेगा या रजिस्ट्रार से मिलेगा, तभी क्या है वो कर सकती है। पब्लिक कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द provision of section 149 to obtain a certificate of commencement of business. If a company has issued a prospectus, it will be applicable. It has not issued a prospectus, then section will be applicable. वो कहते हैं कि अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो 149 के 1 के अकॉर्डिंग करेगी। अगर उसने प्रोस्पेक्टस नहीं छपवाया है, नहीं इशू किया है, तो स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस छपवाया होगा, वो 149(2) सेक्शन के अंडर आता है। तो अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और नहीं करती है, दोनों केसेस में देखेंगे आप। In case of a company issuing the prospectus, a public company having share capital and which invite public to subscribe to its share and debenture cannot start any of its business until they satisfy the following condition अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनी एक्ट। जब कंपनी जो है पब्लिकली इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस, शेयर और कैपिटल के लिए, डिबेंचर के लिए इनवाइट कर रही है पब्लिक को, तो तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि 149(1) के अकॉर्डिंग जो है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर लेती। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात तो हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की थी। ये कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 मंथ, वही 120 डेज के अंदर जो है प्रोस्पेक्टस करने के उसको मिल जाना चाहिए। Every director of the company has paid to it value of each the share taken or received it on application allotment from other shareholders। तो वो कहता है कि जो भी डायरेक्टर्स भी हैं उनको हैज पेड टू इट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शेयर, तो उन्होंने भी जो शेयर्स परचेज किए हैं या लिए हैं तो उनकी अमाउंट जो है वो पे कर चुके हों द सेम प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन में जैसे कि बाकी शेयर होल्डर से मनी मंगाई जा रही है। थर्ड हमारा पॉइंट है देयर हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ए ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर और सेक्रेटरी दैट द कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड हैव बीन कंप्लाइड विद। तो रजिस्ट्रार के पास जो है उसको वेरीफाई कराने के लिए भेजा जाएगा कि जो पहली 2 कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ही क्या है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर सकती है इन केस ऑफ ए कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अब अगर कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने वाली बात थी, तब क्या होगा? तो पहला नंबर, प्रोस्पेक्टस की जगह पर स्टेटमेंट ऑफ लीव होगा। बात वही है सारी ही। इसमें भी क्या होगा कि वही अमाउंट जो शेयर से मंगाई गई है, डिबेंचर से मंगाई गई है, उतनी अमाउंट डायरेक्टर्स ने भी पे कर दी हो, और वही चीज की जो भी रजिस्ट्रार होगा वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी के द्वारा जो है उन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कराने के लिए कहा जाएगा कि हाँ अगर वो फुलफिल कर चुके हैं तो वो क्या है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है वो दे सकते हैं। बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस एक चीज का फर्क है कि उसमें लियो प्रोस्पेक्टस आया था और इसमें लियो प्रोस्पेक्टस आया और उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट की बात आई है। बाकी सेम पॉइंट है दोनों बाकी। तो यहाँ पर हमारा क्या है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है हमको मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है मेन डॉक्यूमेंट यूज इन कंपनी फॉर्मेशन। एक कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं जो आपको मैं बता चुकी हूँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।